नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम मुर्दहिया रचना को कर रहे हैं। मुर्दहिया रचना के अंतर्गत ये हमारा भाग 3 है। इसके पहले हम 2 भाग कर चुके हैं। जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं आपकी परीक्षा के बिंदु से करवाई जा रही हैं। अगर आपने वो दोनों नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके बाद मुर्दहिया से मुझे नहीं लगता है कि इससे इतर कुछ पूछेगा। तो हम अपने वीडियो में जान चुके हैं तो कि मुर्दहिया जो है रचना में कुल कितने उपशीर्षक में बटा है। मुर्दहिया रचना जो है कुल 7 उपशीर्षकों में बटा है। तो इसके अंतर्गत जो पहली उपशीर्षक है इसमें भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि हम कर चुके हैं। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, ये हम कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है भूतनिया नागिन। भूतनिया नागिन में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था जिसके मुखिया सोफी थे। नट परिवार के मुखिया कौन थे? सोफी। ध्यान रख लीजिएगा। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यह परिवार सही मायने में धर्मनिरपेक्षता की एक ज्वलंत मिसाल था। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पूछ लेता है कि कौन सा परिवार मुर्दहिया रचना में कौन सा एक परिवार को धर्मनिरपेक्षता का मिसाल बताया गया है, तो वह कौन सा परिवार है? नटों का जो परिवार है, ठीक है, जिसके मुखिया सोफी हैं। सोफी की बड़ी बेटी ललती, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोफी की जो बड़ी बेटी का क्या नाम है? ललती। ललती जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटनिया के नाम से पुकारते थे। ललती का ही क्या नाम है? ललती का ही एक नाम और है नटिनिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए अति उत्सुक हो गई। कौन अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक था लेखक से? नटिनिया, ठीक है, जिसका नाम ललती था। किसकी बेटी थी? सोफी की, ठीक। अब ये ध्यान रखेंगे, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि लेखक ने अंग्रेजी सीखना किस कक्षा से आरंभ किया था। ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, किस कक्षा से उन्होंने अंग्रेजी सीखना आरंभ किया था। किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद उत्सुक हो गई। वह पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे जैसे नौसिखिए लकड़वादकों की लक्कड़ ध्वनि पर किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उसकी स्वाभाविक सहजता ने उसे बदनामी का शिकार बना दिया था। आगे चलते हैं। उस समय मैं अभी 7वीं में ही पढ़ रहा था। फिर भी कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता तो मैं उसे बहुत मानने लगता था और शिक्षा में तल्लीन हो जाता था। किंतु पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि 2 पात्र कहीं बात करते हुए दिखाई दिए जाएं तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियों से होते हुए झाड़ झंकाड़ों तक समा जाती है। हमारे गांव में तो पूरा एक घना जंगल ही था, अतः मेरी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिला के मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। ये जो लेखक बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि 2 पात्र अगर आपस में विशेष रूप से कोई लड़का और लड़की हैं तो इसका क्या निकाला जाता है? गलत ही मतलब निकाला जाता है, ठीक है। इससे लेखक तनावग्रस्त भी होने लग गए थे। जो अभी भी समाज में ये मानसिकता प्रचलित ही है। स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुट्टी पर लगे एक मेले से मैंने 4 आने की एक छोटी गीता खरीदी। अब ये ध्यान रखेंगे कि लेखक ने जो बाजार से क्या खरीदा था? गीता की पुस्तक खरीदी थी, ठीक है। गीता की पुस्तक खरीदी थी और उनके चाचा
उनके चाचा ने कौन से पुस्तक लाई थी ये बताएंगे आप लोग। उनके चाचा 3 चीज़ों को ले आए थे, एक टीन की बाल्टी, एक छाता और एक रामचरितमानस की पुस्तक। और टीकाकृत किसका था? ज्वाला प्रसाद का। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य हैं, छोटे छोटे प्रश्न ही यूजीसी में बनते हैं। और उसके बाद हम लोग छोड़ के आने के बाद प्रश्न ये कहने लगते हैं कि बहुत डीप में दिया गया था, तो डीप में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग भी थोड़ी चीज़ें नोट करते चलिए। लेखक ने बाजार से क्या खरीदा था? 4 आने की गीता की पुस्तक। रोज सुबह उस भैंसौर में उठने के बाद गीता के 5 श्लोक पढ़ता और आश्वस्त हो जाता कि अब नागिन पास नहीं फटकेगी। यहाँ तक कि इसके बाद मैं जब भी मुर्दहिया पर गोरू चराने जाता, गीता हमेशा साथ रहती थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय लेखक कहाँ रहते थे? लेखक पढ़ाई करने के लिए जो है वो भैंस जहाँ रहती है, भैंस को जहाँ बांधते हैं वहीं पे सोते थे। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जब वो लेखक जो है श्लोक पढ़ते हैं तो साथ में कौन पढ़ती है? गाय भी पढ़ती है। ठीक है, उसी भैंसौर में गीता पढ़ पढ़कर बिताया। शायद दुनिया की वह पहली भैंस थी जो इतने लंबे समय तक मुझसे गीता का प्रवचन सुनती रही। यह कैसी विचित्र कहानी थी जो सौंदर्य मोहिनी नटिनिया से शुरू होकर भूतनीय नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में जा गिरी। गांव वाले ठीक ही कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। इतना ही नहीं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने अपना विश्वविख्यात दुखांत नाटक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा तो शायद मेरे ही गांव वाले जैसे लोगों से नाग नागिन की प्रेरणा मिली होगी। अन्यथा एंटोनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या के बाद उसकी चहेती मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की सी सपेरे की नागिन से अपने को डसवा कर क्यों मरती? अंततोगत्वा गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। जाहिर है यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गांव में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नगर चाचा से भी करते, किंतु नगर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे और कहते थे कि उसका आरोप झूठा है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो लेखक के पिताजी थे वो संशयवादी मनुष्य थे। ठीक है, और उस जो लेखक की माता हैं उस पर संदेह करते रहते थे। ठीक, नगर चाचा के इस व्यवहार से मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चिंता विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरूही से मारने दौड़ पड़ते थे। फरूही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता था। वह फावड़े की तरह होती थी जो लकड़ी के फट्टे से बनाई जाती थी। इसकी बेंट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इसी घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। अब होता ये है कि जब लेखक के पिता जो संशयवादी मनुष्य थे और लेखक की माँ पर हमेशा संदेह करते रहते थे, तो और संदेह ही नहीं करते थे बल्कि उन्हें मारते भी थे और मारने दौड़ाया भी करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ देखकर लेखक के मन में पिताजी के प्रति क्या होता है? असीम घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसी में एक प्रसंग आता है कि लेखक जो है अपने पिता को मार देते हैं। ठीक है, एक झापड़ मार देते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत बंद हो जाती है। जाहिर है भूतहा प्रकरण तत्कालीन भय ग्रंथि से उत्पन्न मेरी मति भ्रम था।
इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों के दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता के एक जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुल जमा राशि 1760 रुपये, उन्हें कुल जमा राशि कितनी मिली थी? 1760 रुपये मिली थी। सभी लोग डाकुओं के घर से आतंकित थे, अतः मुन्नर चाचा जो घर के मालिक थे इन रुपयों को डाकू चोर के भय से एक कपड़े में बांधकर रोज उसी भैंसौर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता। सुबह होते ही मुन्नर चाचा रुपए को उठा ले जाते थे। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया, जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लकड़ चिरवा कहलाता था। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद से पता चला। अब ये ध्यान रख लेंगे कि राम राज्य और मार्क्सवाद जो राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है उसका जिक्र है। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक किस पुस्तक का जिक्र है? तो राम राज्य और मार्क्सवाद। ठीक, राहुल जी की पुस्तक का जिक्र है। कौन सी पुस्तक है? राम राज्य और मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद ध्यान रखने योग्य है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, पता चला कि स्वामी करपात्री जी 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य नाम से एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था। ये जो स्वामी करपात्री जी थे ये जो है हिंदू कोड बिल के विरोधी थे, है ना। और हिंदू कोड बिल लाया किसने था? ये मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में अपने, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाया गया था, है ना। और जिसमें लैंगिक समानता और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार आदि की बात की गई थी। समाज सुधार से संबंधित था ये कोड बिल। किंतु ये करपात्री जी जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो बाल विवाह और जो सती प्रथा तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है, उसका पति जब मर जाता था तो क्या होता था? उस स्त्री को भी साथ में जला दिया जाता था। तो कितनी अमानवीय प्रथा थी ये, है ना। किंतु फिर भी इसका समर्थन किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि यहाँ तो पुरुषों का कुछ ये नहीं था, है ना। उन पुरुषों को किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पति मर जाता है तो पत्नी को जलना है, लेकिन अगर पत्नी मर जाती है तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। ठीक है, तो किस प्रकार की अमानवीयता व्याप्त थी। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही था, इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलित प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। अब आप लोग ये जानते ही होंगे कि ये जो दलितों का प्रवेश था मंदिर में, इसे भी किसने आरंभ किया था? अंबेडकर ने ही आरंभ किया था। ठीक है, इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं समझ आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हिंदू कोड बिल क्या था, जिसमें हिंदू कोड बिल लाने का कार्य किन्होंने किया था? अंबेडकर ने। ठीक है, और हिंदू कोड बिल के माध्यम से क्या चाहते थे वो, कि भारत की जो समस्त महिलाएं हैं उन्हें क्या हो, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था। केंद्रीय मंडल से उन्होंने उसके बाद
केंद्रीय मंडल से इस्तीफा दे दिया था किसने? अंबेडकर ने। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब नहीं उनका ये चला था तो अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफ़ी जोर था। एक बार फिर वही पुराने सुरजन राम कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे और दलित थे। ये ध्यान रख लीजिएगा, दलित बस्ती से संबंधित थे। कौन? सुरजन राम। चंद्रजीत यादव तथा श्रीनाथ पथरकटवा के साथ कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ता हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हंसिया बाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। हंसिया बाली मैंने बताया था कि जो कम्युनिस्टों का चिन्ह है, ठीक है। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था, इम्तहान हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है वो गाना, ठीक है, छोड़ सकते हैं। इम्तहान हुआ और मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 में गर्मियों के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्र को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी, फूल आदि तरह तरह के फसलें उगानी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी थी। इसी बीच न जाने क्यों मेरी कक्षा के कुछ छात्र मुझसे बहुत चिढ़ने लगे, जिसमें एक थे हीरालाल। ये ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने बताया था पात्र परिचय के अंतर्गत, ये हीरालाल जो कि उन्हें इम्तहान जब वो देने जाते हैं तब भी उन्हें परेशान करते हैं। वे लोहार जाति के थे, किंतु अकारण ही मुझे चमरा चमरा कहकर बुलाते तथा बात बात पर गाली देने लगते थे। हीरालाल की एक विशेषता यह भी थी कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हीरालाल क्या खेलते थे? फुटबॉल। उनकी इस कला की सभी लोग सराहना करते थे। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक था, किंतु वे मुझे जन्मजात दुश्मन समझने लगे। युद्ध बंद होते ही कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा। भंडारी चाचा जब कलकत्ता से रिटायर होकर आए तो मेरे लिए वे वहीं से एक पजामा लेते आए थे, किंतु मैं शर्म के मारे उसे पहनता नहीं था। 9वीं कक्षा में बहुत सारे लड़के पजामा पहनकर आते थे। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पजामा पहनकर स्कूल चला गया। इसी बीच एक दिन मैंने स्कूल के बरामदे में खड़ी एक साइकिल के हैंडल को छू लिया। यह साइकिल भुजही गांव के रणवीर सिंह की थी। पूरे स्कूल में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल से आते थे। मैंने ज्यों ही साइकिल को छुआ, अचानक पीछे से मेरे सिर पर जोर का तमाचा लगा और मैं गिर गया। उठने से पहले मुझे क्या सुनना पड़ा था? चरजामा पहिर के तोर दिमागवा खराब हो गयल है सरऊ कहीं के, माने पैजामा पहन के तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसके साइकिल को छू लिया था। ऐसा सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं रणवीर सिंह थे, जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, यहीं समाप्त होता है हमारा भूतनीय नागिन। अब आगे है 6ठा नंबर, जो कि चले बुद्ध की राह। बुद्ध की राह से क्या मतलब है? बुद्ध ने क्या किया था? घर छोड़कर चले गए थे ना। तो देखते हैं लेखक क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। भविष्य में दार्शनिक उड़ान के हिसाब से 9वीं कक्षा की पढ़ाई एक नया मोड़ बनकर आई। अनेक अध्यापक, अनेक गुण। प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे के गांव डुमरवा के रहने वाले थे। स्मरण रहे कि वीर रस में लिखी गई हल्दी घाटी नामक रचना के चलते श्याम नारायण पांडे को काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। हल्दी घाटी जो रचना है वो रचना किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। ठीक है, और जो बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। मुझे आप लोग ये बताएंगे कि कितने सर्गों में बटी है।
हल्दी घाटी जो रचना है, पूछा जाता है यह प्रश्न, कितने सर्गों में बटी है। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां आज भी लाखों लोगों के जवान पर थिरकती रहती हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं दूरगामी सिद्ध हुआ अंग्रेजी का एक पाठ, जिसका शीर्षक था गौतम बुद्ध। अंग्रेजी का एक पाठ का शीर्षक क्या था? अंग्रेजी की पुस्तक में जो हमारे अध्याय लगे होते हैं ना, ये चैप्टर्स लगे रहते हैं 1 to, तो उसमें एक चैप्टर था किस नाम से? गौतम बुद्ध। यह पाठ 9वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फाइटर ऑफ फ्रीडम, स्वाधीनता के सेनानी का हिस्सा था। इस पुस्तक में गौतम बुद्ध के अलावा किसके का चरित्र था? अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि 6 महापुरुषों का चित्रण था। किसमें? उनकी 9वीं कक्षा की अंग्रेजी की पुस्तक किस नाम से थी? फाइटर ऑफ फ्रीडम नाम से। इस पाठ्यक्रम के पढ़ाने वाले अध्यापक थे सूर्यभान मिश्र। वे अत्यंत गंभीर तथा विनम्र स्वभाव वाले अध्यापक हुआ करते थे। उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। उसके बाद वे गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ध्यान रखेंगे। उनके ज्ञान का प्रमुख निचोड़ था दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख का निवारण का मार्ग है। ध्यान रखेंगे किसका विचार है? ये बुद्ध का विचार है। ठीक है, यही 4 आर्य सत्य कहलाएं। दुख निवारण के मार्ग के रूप में उन्होंने प्रज्ञाशील तथा समाधि से जुड़े अष्टांगी मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि का प्रचार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप अपने सभी कर्मों के अतियों से विलग गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही था उनका महाज्ञान। आगे चलते हैं। हमारी उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था। ऊपर से घर वाले पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम नहट गए थे। नहट गए मतलब एक तरह से अड़ जाना, जिसको कहते हैं कि अब तुम्हें आगे इसके पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि लेखक के घर वाले, मतलब कि तुलसी राम के घर वाले जो हैं, वो लेखक को पढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि क्या करवाने के उद्देश्य से भेजते हैं? मैंने बताया है इसके पहले वीडियो में, वो चिट्ठी पढ़ाने के उद्देश्य से भेजते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे? चिट्ठियों को पढ़ने में आनाकानी करते थे, गाली गलौज करते थे। ठीक है, इसी कारण से तुलसी राम को पढ़ाया जाता है, ताकि वो पूरे दलित वर्ग है, तो दलित समाज था, उसकी चिट्ठियां पढ़ सके, लिख सके। इस संकट से उबरने का मेरे सामने कोई अन्य मार्ग नहीं था। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसीलिए गौतम बुद्ध अत्यंत प्रिय लगने लगे थे। ठीक है, क्यों गौतम बुद्ध प्रिय लगने लगे थे? क्योंकि वो भी घर छोड़कर भागे थे। ठीक है, और लेखक को भी यही लग रहा था कि आगे की अगर पढ़ाई उनको जारी रखनी है, निरंतर रखनी है, तो क्या होगा? उनको घर से भागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेखक के जो घर वाले थे वो पढ़ाई छुड़ाने पर एकदम अड़ गए थे, नहट गए थे। ठीक है, निकट भविष्य में घर से भागना निश्चित हो गया, किंतु हाई स्कूल की पढ़ाई पहाड़ सी लगने लगी। एक एक दिन सालों जैसा लगने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसका शीर्षक क्या रखा है? चले बुद्ध की राह। इस प्रक्रिया में मैं भी एकांतवासी हो गया। मुर्दहिया इससे पहले कभी इतनी आकर्षक नहीं लगी थी जितना कि अब। क्यों? क्योंकि वो एकांतवासी हो गए थे, एकांत प्रिय हो गए थे, जो कि मुर्दहिया शांत रहती थी, इसलिए उन्हें पसंद आने लगी थी। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारे ओझा शोखा माने वही तांत्रिक, रिश्तेदारों के गांव
मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे। लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनकी स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लालपुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। एक दिन लालपुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे चिरैया कोटा ले गए। लालपुर सिंह कम उम्र में ही भयंकर शराबी बन गए थे, अतः उन्होंने चिरैया कोटा थाने के पास स्थित देसी शराब के ठेके से एक बोतल शराब खरीदी। कौन? ये जो लाल बहादुर सिंह थे, ये बहुत कौन थे? शराबी हो गए थे, साथ में लेखक को भी पीना सिखा दिया था इन्होंने। ठीक है। जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था। घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे। मेरे सामने यह एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे दुखी देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगती थी, किंतु वह भी बेबस थी। वह कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त परिवार जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। लेखक का जो था वो 5 भाइयों का परिवार था। कुल कितने परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मैंने बताया है पहले ही वीडियो में 50 सदस्य थे। तो वही कह रहे हैं कि इस संयुक्त परिवार में लेखक के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था कर पाना क्या हो गया? असंभव हो गया। किसके लिए? लेखक की माँ के लिए। बाद में उब कर मेरी माँ रात के खाने में से आधा बचाकर ताखा पे रख देती थी, जिसे न चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। कितनी दयनीय स्थिति थी। माँ क्या करती थी? उनको जितना भोजन मिलता था उसके आधे पेट खाती थी। माँ की ममता तो सब जानते ही हैं, है ना। वही माँ आधा पेट खाती थी और बचा कर रख देती थी। क्यों बचा कर रख देती थी? किसके लिए? तुलसीराम के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्कूल था वो बहुत दूर था। ठीक है। और उसे खा के जाते थे सुबह स्कूल तुलसीराम। ठीक है। अतः रात पढ़ पाना मुझे सबसे ज़्यादा खलता। रात ना पढ़ पाना। ठीक है। ना पढ़ पाना। उधर स्कूल में हर्ष विषाद का मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे, किंतु कुछ स्वर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे। ऐसे छात्रों में एक थे अंबिका सिंह। प्रवृत्ति से वे हिंसक नहीं थे और वे हमेशा शराफत से बात करते थे। उनकी मूल शिकायत यह थी कि कक्षा के अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले दे देता हूँ। इसका तकिया कलाम था, तू काहे के बड़ा तेज बनेला। तो अंबिका सिंह जो है वो बदमाश तो नहीं थे, शराफत से ही पेश आते थे लेखक से, लेकिन फिर भी वो जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि जो स्कूल में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले तुलसीराम दे देते थे। ये चीज़ें आप लोगों ने भी फेस की होगी अपने स्कूली जीवन के दौरान। ठीक है। सबसे पहले अगर आप उत्तर देंगे तो आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। वैसे ही परिस्थितियाँ उनके सामने थी, जो कि अंबिका सिंह कहते थे कि तुम ही क्यों देने लगते हो उत्तर, तुम क्यों इतना तेज बनते हो। ठीक है। इसीलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिकांश अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक अध्यापक थे सुग्रीव सिंह। ध्यान रखेंगे, सुग्रीव सिंह महत्वपूर्ण है, आगे भी इनका नाम आएगा, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA पास करके अध्यापक बने थे। इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ अपने पहले ही वीडियो में। वे हिंदी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? हिंदी। और वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में वे कहते, इन लठवन से मत डरिहा, इनकर ठकुराई ना चली। शीघ्र ही सुग्रीव सिंह मेरे संरक्षक बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? संरक्षक सुग्रीव सिंह। 10वीं कक्षा में समय ज्यों ज्यों बीतता गया,
चिंता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा होता था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा के एक छात्र चिंतामणि सिंह का ध्यान रखेंगे, चिंतामणि सिंह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। कौन आता है? चिंतामणि सिंह। लेखक कौन सी कक्षा में है? 10वीं कक्षा में। वे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे। किसके? परशुराम सिंह के। कौन? चिंतामणि सिंह। चिंतामणि सिंह अपने घर में से खाना लाकर एक मजदूर की थाली में डाल देते थे। मैं जब खा लेता था तो वे मजदूरों को खिलाते थे। रात में वे मुझे इतना ज़्यादा खिला देते थे कि सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। अब यहाँ चिंतामणि सिंह जब आते हैं, लेखक इनके साथ ही पढ़ना लिखना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, इनको पढ़ाना, ये पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे तो लेखक इनको पढ़ाना शुरू करते हैं और साथ में रहने भी लगते हैं एक स्थान पर। तो इससे क्या होता है कि वो इतना खिला पिला देते थे कि सुबह उनको खाने मन नहीं करता था, और सुबह जो माँ आधा पेट खा के रखती थी वो उनकी माँ को क्या मिलता है? राहत मिलता है कि अब वो नहीं रखेगी। रात में वे मुझे इतना ज़्यादा खिला देते थे कि सुबह खाने का मन ही नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद वहीं एक कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया था, जिस पर बैठकर मैं चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था। मैं जब भी पढ़ना शुरू करता वे थोड़ी देर बाद ऊँघने लगते थे। पढ़ाना शुरू करता वे थोड़ी देर में क्या करते? ऊँघने लगते थे। मैं उन्हें जगह जगह कर पढ़ाने पर मजबूर करता। वे देर रात बाद सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते थे और मैं वहीं मजदूरों के कमरे में सो जाता था। सवेरा होते ही मैं अपने गांव वापस आ जाता था। इसके बाद मैं स्कूल जाता था। स्कूल वे गणित, रेखा गणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे। कौन? किसकी बात हो रही है? चिंतामणि सिंह की बात हो रही है। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उक्त 3 विषयों पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। किस किस विषयों में? गणित में, रेखा गणित में और अंग्रेजी में। ठीक है, और जब लेखक पढ़ाते थे तो ये तीनों विषय पर ध्यान देते थे। किसे पढ़ाते थे लेखक? चिंतामणि सिंह को। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह थी कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहना उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चल पड़ता था तथा कुछ समय के लिए मैं एक गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। चिंतामणि सिंह से दोस्ती से उत्पन्न शिक्षा का ये प्रकरण तब तक मेरे जीवन में सर्वोत्तम क्षण है। सबसे ज़्यादा मेरी माँ यह सोचकर बहुत राहत महसूस करती थी कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे थे। ठीक है, वो जो खाते थे वही लेखक को भी खिलाते थे। कौन? चिंतामणि सिंह। इस बीच मैं अपने घर का विषैला वातावरण लगभग भूल गया था। इस दौरान एक बड़ा संकट आया था। 10वीं के फाइनल इम्तहान के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। कुल 30 रुपए की फीस थी। इम्तहान की फ़ीस कितनी थी? 30 रुपये जमा करनी थी। उन दिनों 30 रुपये एक बड़ी धनराशि थी। मेरे जैसे उस परिस्थिति में इतना धन उपलब्ध होना निश्चित रूप से एक बड़ा संकट था। घर से किसी तरह की सहायता पहले से ही बंद हो चुकी थी। मेरी दुर्दशा देखकर, ध्यान रख लेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी दुर्दशा देखकर वही हिंदी वाले अध्यापक सुग्रीव सिंह ने मेरे द्वारा बिना किसी आग्रह के स्वयं 30 रुपये फीस जमा कर दिए थे। जो सुग्रीव सिंह जो अध्यापक होते हैं, जो कि उनके संरक्षक बनकर भी आते हैं, वो जानते हैं लेखक की दुर्दशा कैसी होती है, वही उनको उनकी जो फीस होती है 30 रुपये की उसे जमा कर देते हैं। 4 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी।
उसके ठीक पहले मुझे देखते ही हीरालाल ने कहा, का रे चमरा त यहों आ गई ले। हीरालाल जो कि अकारण ही उनसे ईर्ष्या करता था, है ना। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इस तरह क्यों बात करते हैं, आप मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं। इतना कहना था कि हीरालाल मेरे ऊपर शेर की तरह झपट पड़े, और जब तक चिंतामणि सिंह उन्हें पकड़े वे तब तक मुझे 4 चांटे लगा चुके थे। ये वही हीरालाल थे जो मुझे बुलाने के लिए हमेशा चमरा चमरा शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। चिंतामणि के निवास से जाने के पहले उन्होंने मुझे यह कहकर धमकाया था, देखत हई तू कैसे इम्तहान देला। तो क्या क्या कहकर धमकाया था उन्होंने कि देखते हैं कि तू कैसे इम्तहान दे सक रहा है, ठीक है, तू कैसे परीक्षा दे रहा है। परीक्षा परिणाम के इंतजार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे स्कूल के सहपाठी कर्मवीर सिंह उल्टी दिशा यानी चंडेसर से आते दिखाई दिए। मुझे देखकर मेरे पास आकर उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और बोले, त कहाँ जात हवे रे, त फर्स्ट आ गई। ये क्या, परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था और कौन आता है, एक उनके जो सहपाठी थे चंडेसर वो आते हैं और लेखक को क्या कहते हैं कि तुम तो फर्स्ट आ गए हो। मेरे साथ कर्मवीर आने देखकर जब मैंने अपने स्कूल वाला पन्ना देखा तो सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी की लिस्ट में मेरा अकेला नाम था। सब कौन, केवल लेखक केवल प्रथम श्रेणी में ही पास नहीं हुए थे, बल्कि वो वही एकमात्र थे जिनका जो कि प्रथम श्रेणी में पास हुए थे। 4 लड़के द्वितीय श्रेणी में पास हुए थे। फर्स्ट लेखक फर्स्ट थे भी, ठीक है, साथ में और कोई फर्स्ट हो भी नहीं पाया था। और 4 लड़के वो क्या थे, 4 लड़के जो थे वो सेकंड हुए थे, है ना। यानी हमारे स्कूल के 46 लड़कों में सिर्फ 13 और 8 लड़के जो हैं वो तृतीय श्रेणी में। पहले फर्स्ट कौन आया था, लेखक अकेले। 4 लोग सेकंड आए थे और 8 लोग थर्ड आए थे, है ना। सिर्फ 13 लोग पास हो पाए थे। कितने लोगों में, 46 लड़कों में। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ यह देखकर कि चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे और हीरालाल भी फेल थे। ध्यान रख लीजिएगा, जो कि हीरालाल जो कि उन्हें डराया धमकाया करते थे कि देखते हैं तुम कैसे एग्ज़ाम देते हो, वो क्या हो गया था, फेल हो गए थे। और साथ में चिंतामणि सिंह जिसके घर लेखक रहते थे, खाना पीना खाते थे और उनको 3 विषयों को पढ़ाते थे। कौन कौन सा, वैसे तो 6 विषय पढ़ाते थे लेकिन 3 विषयों पर विशेष रूप से जोर देते थे। कौन, गणित, रेखा गणित और अंग्रेजी। किंतु पढ़ाने के बाद भी चिंतामणि सिंह फेल हो गए थे। दूसरे दिन 1 जुलाई 1964 की सुबह हमेशा की तरह उस भैंसौर में सोकर उठने के बाद मैंने गीता के 5 श्लोक पढ़े और कलकत्ता से भंडारी चाचा द्वारा लाए गए रामचरितमानस को लेकर घर वालों की नज़र से बचता हुआ नटनिया की झोपड़ी पहुंच गया। वहां रखे बक्से में रामचरितमानस, गीता तथा हाई स्कूल की मार्कशीट को मैंने बंद कर दिया। उसमें 2 मुट्ठी सत्तू तो पहले से ही थे। इन्हीं चोरी के सामानों के साथ बक्से को कांख में दबाए मैं आजमगढ़ की ओर चल पड़ा। लेखक क्या कहते हैं, लेखक घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके पास क्या क्या होता है, हाई स्कूल का मार्कशीट, रामचरितमानस और गीता और 2 मुट्ठी सत्तू, ये सारी चीज़ें लेकर चले जाते हैं। अभी मैं मुश्किल से 50 कदम मुर्दहिया के बाईं वाली पगडंडी पर चला कि पीछे दौड़ते हुए नटनिया ने आवाज़ दी, ओहर कहवा जात हवे रे बाबू, ते बहरलगंज जाए खातिर टोटका कैले रहले। जाहिर है बरहलगंज के लिए मुर्दहिया के दाईं वाली पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था। लेखक क्या कहकर उनको ये किए थे कि हमको जाना है बरहलगंज, किंतु वो
क्या कहते हैं, पूरा गांव छोड़कर भागते हैं, तो वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो नटनिया जान जाती है कि ये कहीं और जा रहे हैं, तो आकर पूछती कि तू कहाँ जा रहा है, जो बरहलगंज जाता है वो रास्ता तो इस साइड है। मेरे चचेरे चाचा राम खेलावन राम आजमगढ़ के प्रसिद्ध डीएवी कॉलेज में बीए प्रथम श्रेणी में छात्र थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि डीएवी कॉलेज में 11वें दर्जे के सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही दाखिला दिया जाता है और हर दलित छात्र को सरकार की तरफ से 27 रुपये महीना वजीफ़ा मिलता है। अब ये ध्यान रखेंगे कितने रुपए मिलता है, 27 रुपये। ठीक है, प्रथम श्रेणी में जो पास हुआ था लेखक प्रथम श्रेणी में ही पास हुए थे, जिससे पढ़ाई का खर्च चल जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजमगढ़ के मातबरगंज मोहल्ले में लाल डिग्गी के पास एक सरकारी अस्पताल है, जिसमें दलित लड़कों का मुफ्त में रहने को सरकारी हॉस्टल दे दिया जाता है। राम खेलावन मामा उसी हॉस्टल में स्वयं रहते हैं। इसके द्वारा दी गई यह जानकारी मेरे लिए युगांतरकारी सिद्ध हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही था मेरे लिए नटनिया का। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान किसका था, आम्रपाली का, वही स्थान लेखक के लिए किसका था, नटनिया का। नटनिया का एक नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि नटनिया के एक और नाम क्या था। इन मैं बता चुकी हूँ अपने पहले वीडियो में भी और इसके कुछ देर पहले ही। इन सभी के बीच मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गई मेरी अपशकुन वाली छाया। चेचक के जिस दाईं आँख की रोशनी चली जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी जितनी की रोशनी वाली आँख से। जंगल की निर्जनता का फायदा उठाकर मैं बेधड़क रुदन प्रक्रिया का शिकार हो गया। क्या लेखक रोने लगे थे। कांख में दबा बक्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था। ऐसी ही आदर्श स्थिति में याद आते हैं सदाबहार क्रांतिकारी चे गुआरा, जो मॉस्को से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने के बाद क्रांतिकारी बन चुके थे। अब हम अंतिम पढ़ेंगे आजमगढ़ में फाका कशी। अब लेखक उस समय तक आगे की पढ़ाई के लिए घर छोड़कर चले गए हैं। मामा ने कहा कि आज आराम करूं और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें में नाम लिखवा लूं। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में रहते थे। कौन? तेज बहादुर सिंह के पास ले गए थे उनके मामा मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट अटेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे, तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई थी। कौन से नेता थे? ठीक है, मैंने बताया ना, यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो कौन थे, विधान परिषद के सदस्य थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कशी में गुजरी। फाका कशी मतलब लेखक अब 2 मुट्ठी सत्तू लेके घर से निकले थे, तो वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था और ऐसे ही सो जाते थे लेखक। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्तियाँ पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगते थे। वही बात कर रहे हैं, घर से भागकर हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उस इंसान को भूख भी लगती है। 15 अगस्त 1964 को लेखक प्रथम बार रेलगाड़ी पर बनारस घूमने के लिए बैठा। कब बनारस घूमने गया था? 1964 में। बनारस देखने उन्हें हंसते हुए
बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और समझ गया था कि प्रश्नकर्ता भी दलित हैं। उनसे एक प्रश्न पूछता है तो लेखक जो प्रश्न करने वाला होता है वो क्या होता है, स्वयं दलित होता है, तो उनको अच्छा लगता है लेखक को। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, कौन मिलता है उनसे, तपसीराम मिलते हैं, ठीक है। कहा कि वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वे तुरंत मुझे अपने साथ बिरला हॉस्टल ले गए जहां उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतों से वे मुझे परिचित कराते ले गए। कौन थे, तपसीराम से मिले थे। ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे, अतः वे काफ़ी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरे अंबेडकर हॉस्टल में मुझे मिलने आते थे। अब ये ध्यान रख लेंगे देवराज सिंह का नाम, ठीक है। वे ढुक्कू की पकौड़ी में से उनका स्वागत करता था और वहाँ एक ढुक्कू की पकौड़ी मिलती है, वही देवराज सिंह आते हैं, ठीक है, और लेखक उनको पकौड़ी खिलाते थे। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाली उस स्कॉलरशिप का पूरा ब्यौरा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था। लेखक को कितना ये मिलता है स्कॉलरशिप, 27 रुपये का मिलता है ना, मैंने पहले बताया था। और लेखक को जो स्कॉलरशिप मिला था बहुत लेट मिला था, ठीक है, और उसका नोटिस बोर्ड कहाँ लगा दिया गया था, कॉलेज के सामने, ठीक है, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितना रुपया मिलना है। उस दिन मुझे 162 रुपये मिले थे। लेखक को कितना स्कॉलरशिप मिला था, जो कि लेट मिला था, और 162 रुपये मिले थे। और किसको कितना मिलना है ये कॉलेज के बाहर टांग दिया जाता था, ठीक है, कि इसको इतना मिलना है। लेखक को कितना लिख के बताया गया था, 162 रुपये। उसके ठीक 2 दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अंबेडकर हॉस्टल आए। हमेशा की तरह उस दिन भी ढुक्कू की पकौड़ी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हम दोनों मातबरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज के थोड़ा पहले 1 एकड़ वाला सुनसान मैदान था। वही मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था। देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गप लड़ाते जा रहे थे। तब उस मैदान के बीच हम पहुँचे तो देवराज सिंह अनायास बोल पड़े, आप दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न ने मुझे अचंभा तो अवश्य किया, किंतु कह दिया, दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने में लगाकर कहने लगे, आपके पॉकेट में कल के मिले 162 रुपये मौजूद हैं, जो कि देवराज सिंह को पता था, ठीक है। देवराज सिंह को पता था, कैसे पता था, कॉलेज के बाहर टांग दिया जाता था किसको कितना मिलना है स्कॉलरशिप। उसमें से 81 रुपये मुझे दे दीजिए, बाकी से अपना खर्च चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाइए। और 112 आधे रुपये मांग लेते हैं वो, अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हूँ। अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया था और अविलंब उन्हें 81 रुपये सौंप दिए थे। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूपेण मौन व्रती के रूप में तय किया। ऊपर से घनिष्ठ दोस्त और अंदर से उनके उक्त रूप से मैं अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा यह सोचकर चिंतित हो जाता था कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा? लेखक उनको अच्छा दोस्त मानते थे और उन्होंने क्या किया था, स्कॉलरशिप का आधा रुपया ले लिया था। हॉस्टल के छात्र यही कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र गैर दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठा चुके थे।
उस बुरी स्थिति में मैं 81 रुपये का इस तरह खो जाना मेरे लिए एक बड़ा संकट था। एक बार वे अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। हम दोनों उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध सोना व्यापारी हरिश्चंद्र की दुकान में 400 रुपये में बेच आए। लाल बहादुर सिंह जो कि पहले ही मिले थे उनसे, जो कि बहुत शराबी थे, और वो एक बार क्या करते हैं, अपनी पत्नी के एक सोने के कंगन को ले आते हैं, उसे बेचकर 400 रुपये में बेच देते हैं। लोग क्या करते हैं, देखिए आगे क्या होता है। जब तक मेरे यहाँ रुके रहें तब तक कि यह पैसे वो तब तक रुके रहे लेखक के यहाँ पर, जब तक पैसे समाप्त नहीं होते। कौन? लाल बहादुर सिंह का जिक्र हो रहा है। और कौन से पैसे? वो अपनी पत्नी के कंगन ले आए थे उठा के, और उसे बेचकर 400 रुपये प्राप्त करके खूब उन्होंने खाया पिया था। ऐसे ही एक बार खूब जाड़ा पड़ रहा था। दिसंबर 1964 की बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। उस समय लाल बहादुर मेरी ऊनी चादर ओढ़कर चले गए। क्या हुआ? ऊनी चादर लेकर चले गए। कुछ ना कुछ इनका माने यही होता रहता था। ठीक है। मैं कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह से हमेशा प्रभावित रहा। तेज बहादुर सिंह जिनको मार्क्स क्या करने अटेस्ट करने के लिए दिया था, उनसे मिलने अक्सर उनके घर चला जाता था। इस दौरान उनके नाती अरुण कुमार सिंह से मेरी गहरी दोस्ती हो गई, जो आज तक कायम है। कौन? अरुण कुमार सिंह। ठीक है, उनका कौन था? नाती था। अरुण कुमार सिंह BHU से LLB करके आजमगढ़ में वकालत करते हैं। वे सन 2009 के आम चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, किंतु असफल रहे थे। कौन? अरुण कुमार सिंह। इंटर फाइनल की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 1964 में होने वाली थी, इसलिए चाहते हुए भी कुंभ देखने नहीं जा सका। ज्यों-ज्यों परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं, त्यों-त्यों चिंताएं बढ़ रही थी कि उसके बाद क्या होगा। BHU में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा उन दिनों जोर पकड़ रही थी, किंतु तपसीराम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तहान के बाद 2.5 महीने की छुट्टी में कलकत्ता चला जाऊं और वहीं कुछ कमा करके पैसे इकट्ठा करूं ताकि BHU में नाम लिखवा सकूं। क्या होता है कि जब वो 12 की अपनी परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा आने वाली थी नज़दीक, ठीक है, और उसमें जब परीक्षा हो जाती है तो आप लोग जानते ही होंगे कि 2-3 महीने का गैप मिलता है ना। तो क्या सोच रहे थे कि वो BHU में पढ़ना चाहते थे, स्नातक वहीं से। ठीक है, तो वो चाहते थे कि BHU से पढ़ना, किंतु उसके लिए क्या जरूरी था? पैसे ज़रूरी थे। वो क्या सोच रहे थे कि इन दिनों कहाँ चले जाएंगे? कलकत्ता चले जाएंगे, वहाँ से कुछ कमा कर ले आएंगे जिससे वो BHU में नाम लिखा सके। तो कितना संघर्ष करके वो पढ़ाई किए और एक मुकाम को हासिल किया। कलकत्ता में चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। अतः फाइनल इम्तहान के बाद मैं तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। रोडवेज पर बनारस वाली बस पकड़ने के लिए अंबेडकर हॉस्टल से रिक्शा पकड़कर जब कचहरी से गुजरा तो पूरा नज़ारा वैसे ही था जैसा कि तब जब मैं प्रथम बार घर से भागकर इस नगर में प्रवेश किया था। एकाएक नौजवानी पुनर्वासी के नुस्खे बताने के डमरू की ध्वनि एक बार फिर से गूंज उठी। अब क्या होता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है जो मुर्दहिया रचना होती है। और लेखक क्या कहते हैं, फिर कमाने के लिए चले जाते हैं बाहर ताकि वो क्या कर सके, आकर BHU से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और इम्तहान के बाद चले जाते हैं और यहीं पे समाप्त होता है मुर्दहिया रचना। इसके आगे का भाग हमें किसमें पढ़ने को मिलेगा? मणिकर्णिका में।
ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।